पैर काटने पड़ते हैं शुगरी बीमारी में। हार्ट अटैक इतना कॉमन क्यों हो गया है? हर 15 मिनट बाद में एक डेड बॉडी आती है। किस तरीके से प्रिपेयर होके डॉक्टर के पास जाना चाहिए? 375 का पे स्केल था। जब सब चुप होते हैं तो अनुभव बोलता है, और आज हमारे साथ एक ऐसी ही शख्सियत है जो पिछले 50 सालों से चिकित्सा के क्षेत्र में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। द रिनोन्ड सीनियर फिजिशियन एंड द पैट्रन ऑफ इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ऑफ डॉक्टर्स नागौर, डॉक्टर के शर्मा सर। वेलकम सर टू द पॉडकास्ट। थैंक यू, धन्यवाद। सर, हम सभी जानते हैं कि आप बहुत ही डेडिकेटेड डॉक्टर हैं, लेकिन जो हमें नहीं पता है वो है आपके बचपन की पृष्ठभूमि, तो वहीं से हम शुरुआत करेंगे। ऐसा है कि मेरे पिताजी की जो नौकरी थी वो पुलिस में थी, और किसी भी जगह पे वो 2 साल से ज़्यादा नहीं रह सकते थे। तो मेरी जो पढ़ाई है बचपन की, हर 2 साल बाद में जगह बदलती रही। छोटे से लेके बड़ा हुआ था, अलग अलग शहरों के अलग अलग स्कूलों में पढ़ा मैं, और सब जगह छोटी छोटी जगह थी। तो गाँव के स्कूल होते थे, गाँव में या डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे, तो किशनगढ़, बीकानेर, हनुमानगढ़, गंगानगर, सिरोही। सिरोही के अंदर मेरा वो जो पड़ाव था, वहाँ पे 8वीं पास करके 9वीं के अंदर मेरे को सब्जेक्ट लेने का उस समय हुआ। तो उस ज़माने में 9वीं और 10वीं के अंदर सब्जेक्ट ऑप्शनल लेने पड़ते थे। उसमें पहले मैंने मैथमेटिक्स ली थी, फिर घर वालों की इच्छा थी कि परिवार में कोई डॉक्टर नहीं है, इसलिए डॉक्टर बनूँ, इसलिए मैंने 3 महीने बाद के अंदर मैथमेटिक्स को चेंज करके बायोलॉजी ली। 9वीं में मैं बायोलॉजी में सिरोही के अंदर पढ़ा। उसके बाद में पिताजी का ट्रांसफ़र हो गया बीकानेर, तो बीकानेर पढ़ा मैं, और बीकानेर मैंने 10वीं और 11वीं वहीं से करी, फर्स्ट TDC वहीं से करी। उसके बाद में 1968 के अंदर बीकानेर से ही मेरा SP मेडिकल कॉलेज के अंदर चयन हो गया था। उस समय PMT होता नहीं था, जो लास्ट बैच था हमारा वो विदाउट PMT का बैच था। उसमें फर्स्ट ईयर की मेरिट के आधार पे चयन हो गया था हमारा। तो सर, आपका जो फर्स्ट जॉब एक्सपीरियंस था वो कब था? मैंने MBBS करने के बाद के अंदर PG करी। PG के जब मेरे 2 साल हो गए, उस समय वैकेंसी निकली थी RPC की। उस समय RPC के अंदर कई सालों बाद वैकेंसी निकली थी, और RPC के अंदर सिलेक्शन होना बहुत मुश्किल होता था। चूँकि मेरा सिलेक्शन हो गया था, इसलिए मैंने RPC की सर्विस ज्वाइन की, और मेरी जो फर्स्ट पोस्टिंग हुई थी बहुत ही रिमोट एरिया के अंदर हुई थी। अच्छा। जहाँ पे कम से कम 5-6 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता था। धोरों के बीच के अंदर जगह थी, ऊदा मांडी, झुंझुनू ज़िले के अंदर। तो वहाँ पे मैंने फर्स्ट सर्विस ज्वाइन की, और उसी समय फैमिली प्लानिंग के कैंप्स चले थे। मेरी ड्यूटी फैमिली प्लानिंग कैंप से लगी थी, अलग अलग गाँव के अंदर डेली मैं कैंप्स के अंदर जाता था वहाँ पे। तो जो टीम बनी हुई थी मेरे को उसके अंदर लगाया गया था, और सब जगह जाता था। और जिस जगह पे मेरी नौकरी पहली लगी थी, छोटा सा गांव था, पॉपुलेशन कुछ भी नहीं थी, एक स्कूल था, स्कूल के पास में एक क्वार्टर था, उसमें मैं अकेला रहता था। जाने के बाद में मैं PG की तैयारी कर रहा था उस समय। PG बीच में छोड़ के चला गया था, तो वहाँ PG की तैयारी कर रहा था मैं उस समय। तो वहाँ पे पेशेंट्स, जब मैं गया था तो वहाँ पे OPD के अंदर 5 या 7 पेशेंट होते थे, जो मेरे लगातार रहने के कारण वहाँ पे पेशेंट का OPD 300 तक पहुँच गई थी। पर डे 300 पेशेंट आने लगे थे आसपास के गाँव से, गाड़ी लेके सुबह से भीड़ लगती थी, शाम तक पेशेंट रहते थे। करीब 3-4-5 महीने वहाँ रहा था मैं। उसके बाद में ट्रांसफ़र करा करके फिर बीकानेर के पास में नापसर आ गया था मैं। तो आपने उस ड्यूरेशन में जब सर्व किया, आपने एक तरह से लोगों का विश्वास जीत लिया, तभी इतने लोग वहाँ आए, आपको अप्रोच किया, और मेडिकल में अपना एक आपने स्तंभ क्रिएट किया उस ड्यूरेशन में। वो उसका कारण ये था कि गाँव के अंदर कोई रहता नहीं था। पहले जो भी डॉक्टर रहते थे वो पास में शहरों में जाते थे, आए 1-2 दिन रहे, चले गए। मैं लगातार रुका रहा था वहाँ पे। जितने दिन वहाँ मेरी पोस्टिंग रही थी, या तो मैं कंप्लीट छुट्टी पे रहता था या लगातार ड्यूटी देता था। ऐसा नहीं होता था कि चले गए और आ गए। कई लोग हाँ, तो मैं पूरी ड्यूटी देता था। कैंप में भी ड्यूटी लगी, वहाँ भी जहाँ गाँव के अंदर रहा। मैं सुबह से शाम तक OPD, मेरे पास कोई काम था नहीं, PG की तैयारी कर रहा था, किताब लेकर के बैठ जाता था। कोई भी मरीज आया फ्री देखता था। मैंने उस समय एक भी किसी से भी फीस नहीं ली थी। उस टाइम में जब ज्वाइन की थी सर्विस, मैं किसी से फीस नहीं लेता था, सुबह शाम तक फ्री देखता था। तो मेरा उद्देश्य था कि पढ़ाई करके MD करनी। तो MD का इनिशियल फेज था मेरा, एग्ज़ाम से पहले की तैयारी थी, और कहीं वो लालच था ही नहीं कि अपने को पैसा कमाना है। तो सर, ये आपके जब फर्स्ट मेडिकल ये एक जॉब थी गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर, तो आपका पे स्केल कितना था उस ड्यूरेशन उस समय पे स्केल बहुत कम था। उस समय 375 का पे स्केल था।
375 हाँ, रुपए। और वो बढ़ कर के मैंने जब ज्वाइन की थी उससे अगले महीने यानी कि ऑर्डर आ गए थे, वो 750 बेसिक के ऊपर हुआ था हमारा अच्छा। सिलेक्शन जो हुआ था। उसमें बेसिक पे स्केल 750 थी, प्लस डीए था 12 रुपये डीए होता था, 750 ये थी। 12 रुपए डीए। हाँ, 12-15 रुपये डीए हमारे होता लिए तो था। ये एक बहुत ही रोचक सी बात है कि 350 रुपए गवर्नमेंट सैलरी उस ये ड्यूरेशन के हाईएस्ट अंदर। पोस्ट के ऊपर था उस समय, एक तरह से मेडिकल के अंदर जो लगते थे डॉक्टर्स, अच्छा। तो उस समय पे इसके लिए ही था। ओके, तो इस ड्यूरेशन में जब भी आपका जॉब आप ऑन ड्यूटी थे, तब आपने कोई एक एडवेंचरस कुछ एक्टिविटी ऐसी हुई हो या कोई ऐसा इंसिडेंस जो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटिंग हो, वो आपको याद है अभी? उस ज़माने के अंदर क्या है कि जगह जगह पे घटनाएं घटती रहती थी मेडिकल संबंधित, बीमारियों से संबंधित, उल्टी दस्त की हो गई या क्या कहना चाहिए, कोई भी अर्थक्वेक आ गया, कहीं पे बीमारी फैल गई। तो जब भी कहीं ड्यूटी लगती थी लोग उस ड्यूटी पे जाने से कतराते थे, जबकि मैं सीएमएचओ को पता था कि मैं कभी भी मेरे को कहेंगे तो मैं चल जाऊँगा। तो मैं उस समय सोलन का तला कांड हुआ था एक, वहाँ पे मैं जाकर के 1 महीने तक गाँव-गाँव का टूर किया था और वहाँ पे हर गाँव के अंदर मैं पेशेंट देखता था और वहाँ पे खूब सेवाएँ दी मैंने। इसी तरह से बाद में जब ट्रांसफ़र होकर के ये कांड होने के करीब महीने भर बाद में मेरा ट्रांसफ़र नागौर हो गया था। फिर नागौर आकर के जब यहाँ मैंने जॉइन किया, आते ही यहाँ पे मुंडवा के अंदर गाँव में उल्टी दस्त के केसेज़ हुए थे। ओके। हाँ, तो एक साथ कम से कम 150-200 केस हुए थे और मेरी ड्यूटी लगी, मैं दिन रात वहाँ पे लगा रहा, करीब 7 दिन तक डे नाइट ड्यूटी करी मैंने अकेले नहीं, और एक भी पेशेंट की मॉर्टेलिटी नहीं होने दी। हेड्स यानी ऑफ है कि सर आपके उस समय डेडिकेशन को। पानी की कमी हो जाती थी तो ग्लूकोज़ लगाना पड़ता था, तो ग्लूकोज़ अवेलेबल नहीं हुआ, ये हालत हो गई थी। सीएमओएच ने आस-पास की जगह से ग्लूकोज़ की बोतलें मँगा-मँगा के भेजी, ये बहुत हालत थी। कंसिस्टेंट वर्क रखा है हाँ, आपने। उसमें कंटिन्यूअस मैं रात भर जगा रहता था। हम्म। यानी कि ये नहीं है कि सो गए और आपने बहुत, कोई भी पेशेंट अगर सीरियस हो जाए तो कंटिन्यूस देखते थे, पेशेंट आते जा रहे थे और उनके ग्लूकोज लगाए जा रहे थे, इंजेक्शन लगाए जा रहे थे। उस समय मेरे साथ के अंदर एक यहाँ पे सैनिटरी इंस्पेक्टर थे संतोष चौधरी, अच्छा। तो वो भी मेरे साथ लगातार ड्यूटी करी थी। उसकी अब डेथ हो गई है, लेकिन उसने मेरे साथ लगातार ड्यूटी करी थी उस समय। भुज इंसिडेंट सर, उस पर थोड़ा अगर आप फ्लैश लाइट डालना चाहें। भुज के अंदर भूकंप आया था, अच्छा। तो वहाँ पे भी यहाँ के जो हमारे पीयूमा था हॉस्पिटल इंचार्ज थे, उन्होंने कहा कि साहब वहाँ पे इस तरह से भूकंप आया, उन्होंने टीम मांगी है, तो कोई जाना चाहे तो बता दो, नहीं तो मेरे को लगानी पड़ेगी। तो पहला नाम मैंने दिया था, मैंने कहा मैं जाने को तैयार हूँ। और इंस्टेंट तैयार होकर के मैंने सीधा के सीधा घर आया, मिसेज को कहा कि भाई सामान तैयार कर दो, एक बिस्तर और एक अठीची लेकर के हाथों हाथ विदिन 2 आवर्स पूरी टीम लेकर रवाना हो गया था। पूरी टीम के अंदर मेरे साथ के अंदर यहाँ के 2 कंपाउंडर भी थे, एक डॉक्टर ओमकांत शर्मा सर्जन थे, वो थे मेरे साथ में। हम यहाँ से रात भर चल करके अगले दिन सुबह पहुँचे थे भुज। वहाँ पे हमारी ड्यूटी लगी थी गांधी धाम के अंदर। तो गांधी धाम के अंदर देखा कि सारी की सारी बिल्डिंगें, यानी कि भुज के अंदर हालत ख़राब थी पूरी पूरी। गांधी धाम के अंदर भी बिल्डिंगें, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें थी, ज़मीन के अंदर गई हुई थी, लोग फंसे हुए थे उसमें, डेड बॉडी निकल रही थी, हर 15 मिनट बाद में एक डेड बॉडी आती थी तो उसमें। बहुत ही ट्रॉमेटाइजिंग बहुत उसमें हालत बहुत ख़राब थी, लोगों को देख के दुख भी होता था, लेकिन हमारा डेड बॉडी आती थी तो हमें सीधा के सीधा फॉर्मेलिटी के लिए उनसे फार्म भरा करके डेड बॉडी उनको सौंप देते थे उस समय। लेकिन उसमें कई ऐसे लोग भी थे जो अंदर फंसे रहे और बाद में जिंदा निकले, 5-5, 7-7 दिन बाद में भी। जान को राखे साइया हाँ, मार बस वो सके ना मार कोई। सकते। राइट। हाँ, तो हमने डॉक्टरों ने, हमने ये तय किया था कि हमारी वैसे कोई स्पेशल ड्यूटी नहीं थी, लेकिन हम मोहल्ले मोहल्ले में जा कर के यहाँ से हम मेडिसिन ले गए थे और सबको हमने ये कहा कि हम वहाँ से आए हैं, कोई भी किसी भी संबंध में सलाह लेना चाहे, वहाँ का हॉस्पिटल बंद था, वहाँ के डॉक्टर सब भग गए थे सारे के सारे, वो डरते हुए, क्योंकि वहाँ पे कोई फैसिलिटी थी नहीं, हॉस्पिटल हो गया था। हम बाहर खुले के अंदर ही सोते थे, खुले में ही रहते थे। तो वहाँ से जितने भी थे मोहल्ले, उनमें अलग अलग मोहल्लों में हम डेली हम टीम ले जाते और वहाँ पे कोई भी पेशेंट होता तो उनको देख करके दवाई हम यहाँ से ले गए थे, दवाई बांटी थी हमने। ये एक अलग ही तरह का अनुभव था उस समय। 7 दिन तक हम वहाँ से टूर करते हुए, उस समय वहाँ पे लाल कृष्ण जी अडवाणी और नीतीश कुमार जी आए थे, उनका टूर था, उनके साथ में उनके ज़िले का कोई डॉक्टर जाने को तैयार ही नहीं हुआ, एज क्या कहना चाहिए, टीम के साथ में। तो उस समय मैं टीम के साथ में गया था एज ए डॉक्टर, और उनके साथ में करीब सुबह से लेकर शाम तक हम रहे थे उनके साथ में। वाओ। उनको सारी चीज़ हमने बताई और एक्सप्लेन किया, क्योंकि मेरे नॉलेज के हिसाब से हमें कोई कमी थी नहीं, तो क्या क्या हमने देखा, क्या फैसिलिटी दी हमने, क्या किया, तो उनको भी बहुत लगा कि साहब आप नागौर से आई थी, छोटी जगह से यहाँ आए और ये सेवाएं दे रहे हो। आपने अपने शहर में भी सर बहुत ही विकास के कार्य किए हैं जो हमें पता चले हैं, तो उनमें से कुछ अगर आप हमसे शेयर कर सकें। मेरी ड्यूटी यहाँ सीएमएच ऑफिस में लगी थी, मैं अंडर ट्रांसफ़र था कुचेरा के अंदर, तो उस समय मेरी ड्यूटी यहाँ पे सीएमएच साहब ने यहाँ लगाई थी और कलेक्टर साहब के कहने पे लगी थी ड्यूटी।
तो मैं CMH ऑफिस में रहा था, तो उसमें मेरे को कई कार्य उन्होंने कहे थे कि ये कार्य आपको करना है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे था कि CMHO का अपना कोई ऑफिस नहीं था, किराए की बिल्डिंग के अंदर CMH ऑफिस चलता था। तो कई सालों से यही था कि अपनी कोई जगह नहीं है, सारा स्टाफ जितना भी थे CMHO के साहब कभी तो मैं वहाँ देते हैं, कभी उस बिल्डिंग में। तो कलेक्टर साहब ने मेरे को कहा कि सर डॉक्टर साहब आप जगह देखो और फिर उसका अलॉटमेंट। तो उसमें सब ने कहा कि साहब ये होगा नहीं। तो मैंने जगह देखी और मेरे को एक जगह हवाई अड्डे के पास में ठीक लगी, एक खांचा टुकड़ा टाइप का था। मगर जगह छोटी है लेकिन पसंद आई। तो उन्होंने कहा कि साहब ये तो हवाई अड्डे के पास से सैंक्शन नहीं होगी। तो कलेक्टर साहब ने मेरे को कहा कि आप जो भी करना चाहो। तो मैं यहाँ से बीकानेर गया था। उस समय टाउन प्लानर होते थे सुग्रीव सिंह जी नाम के आदमी, बहुत स्ट्रिक्ट आदमी थे। अच्छा। उनसे मैंने सारा का सारा डिस्कशन किया। तो पहले तो उन्होंने साफ मना कर दिया कि साहब नहीं होगी। फिर मैंने उनको पूरा डिटेल में बताया कि जगह कौन सी खाली है, कैसे है, इसके आसपास क्या क्या बना हुआ है। तो मैंने कहा जब एक तरफ ये बिल्डिंग बनी हुई है, दूसरी तरफ ये तो खांचा भूमि है, खांचा भूमि के अंदर अगर बिल्डिंग वो बनाएंगे, दूसरे बनाएंगे, अगर हमें जगह मिलेगी तो CMH ऑफिस डेवलप हो जाएगा यहाँ पे। और बाद में वो जगह अलॉट हो गई और बाद में उसमें CMH ऑफिस बन गया। अच्छा। इसी तरह से कलेक्टर साहब जिस समय यहाँ पे आपके PM योजना के तहत हुआ था कि JLN हॉस्पिटल के लिए जगह का था, तो कलेक्टर साहब से समीर शर्मा जी, उन्होंने मेरे कहा डॉक्टर साहब जगह देना। मैंने करीब 10 या 12 इस तरह की जगह देखी नागौर के अंदर। फिर आखिर में एक जगह पसंद आई, उस खसरे के अंदर यहाँ के पटवारी उन्होंने भी मेरी बहुत सहायता करी उस जगह का अलॉटमेंट करा करके। और वहाँ उसका नक्शा बना, नक्शा बन करके उसमें मेरे उसी से ही हुआ था कि भाई यहाँ पे ये फाइनल हुआ था। तो मेरे सामने ही काम शुरू हो गया था उस समय। तो सर आप पे डिसिप्लिन, डेडिकेशन, कंसिस्टेंसी एंड लीडरशिप, ये वर्ड्स का क्या परफेक्ट एग्जाम्पल है। ये है कि सब लोगों का प्रेम मिलता रहा, जितने अफसर थे, साथी थे और दूसरी पब्लिक थी, उन सबका मेरे को प्रेम मिला। उसकी वजह से क्या मैं काम में लगातार बिजी रहा। कभी मेरे को ऐसा नहीं लगा कि मेरे ऊपर कोई काम बोझ है। उसको कोई भी काम होता था तो खुश होकर के करता था, करना है। और जैसे भी उसको किसी तरह से उसमें ये नहीं होता था कि ये ऐसा नहीं होगा, ये ऐसा नहीं होगा। ये लोग क्या होता काम के पहले कहते हैं कि ये तो ऐसा कैसे होगा साहब, ये तो हो ही नहीं सकता है। ये मैंने कभी भी ऐसा नहीं, अपनी तरफ से पूरी कोशिश की, फिर होता है नहीं होता वो हमारे हाथ में नहीं था। लेकिन मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश से ईमानदारी से काम किया सरकारी नौकरी के अंदर। सर अब अपन चिकित्सा के क्षेत्र में थोड़ा सा मूव ऑन करते हैं। नॉर्मल गलतियाँ, जब कोई पेशेंट किसी डॉक्टर को दिखाने के लिए आता है तो नॉर्मल गलतियाँ पेशेंट क्या करता है, उसको किस तरीके से प्रिपेयर होके डॉक्टर के पास जाना चाहिए। कभी भी किसी व्यक्ति को कहीं पे भी दिखाना है, चाहे वो लोकल जाता है या बाहर जाता है, तो उसको सबसे पहले तो जब भी जाता है तो अपना पूरा मेडिकल रिकॉर्ड लेकर के जाना चाहिए, उसको छुपाना नहीं चाहिए। कई मरीज होते हैं किसी से इलाज ले रहे हैं वो बताते नहीं हैं। तो डॉक्टर को जब तक आप पूरी चीज़ नहीं बताओगे तो पूरा सही निदान नहीं कर पाएंगे। राइट। तो जब भी आप किसी डॉक्टर के पास में जाते हो, पहली बार जाते हो तो आप उसको बता दो मैं पहली बार कंसल्ट कर रहा हूँ। या पहले आप कोई इलाज ले रहे हो तो आपको बताना चाहिए कि भाई मैं इलाज ले रहा हूँ। बाहर जाते हो तो आपको ये पता लगा के जाना चाहिए कि जहाँ मैं जा रहा हूँ वो डॉक्टर कब देखते हैं, किस जगह पे देखते हैं, क्या उनकी देखने का टाइमिंग है, क्या क्या फैसिलिटीज़ है वहाँ पे, क्या क्या जांचें होगी। वो जांचें भूखे पेट होगी, रुकना भी पड़ सकता है आपको, अगले दिन भी लग सकता है, जाते ही जांच हो सकती है कि नहीं हो सकती है। तो सबसे बढ़िया ये रहता है कि अगर आप भूखे पेट जाते हो तो आप कई जांचें आपकी उस दिन भूखे पेट उसी दिन हो जाती है। डिकेड बाय डिकेड बहुत चेंजेस आए हैं और उनमें से एक जो मेजर स्पेसिफिक चेंज है वो है इन्वेस्टिगेशंस का आ जाना। जैसे अल्ट्रासाउंड हुआ या CT स्कैन्स हुए, तो जब वो इन्वेस्टिगेशंस इंट्रोड्यूस हुई तब आप लोगों के लिए कितना चैलेंजिंग रहा उन्हें एक्सेप्ट करना। जब मैंने पढ़ाई करी और नौकरी करी तब तक जो भी वार्ड के इन्वेस्टिगेशन हमें खुद करने पड़ते थे। कोई भी लेबोरेटरी वगैरह नहीं थी। मैं नागौर में आया था तब नागौर में नहीं थी, और इससे पहले जहाँ भी रहा कहीं लेबोरेटरी नहीं थी। तो जो भी रूटीन इन्वेस्टिगेशन होते थे पेशाब के, खून के, वो हमें खुद ही करने पड़ते थे। उस समय एक्सरे वगैरह बहुत कम होते थे, हमें स्क्रीनिंग होती थी, स्क्रीनिंग भी हम खुद करते थे और उसमें देखते थे लंग्स के अंदर की कोई बीमारी है या नहीं है। हमारे सर्विस ज्वाइन करने के बाद के अंदर कई तरह के इन्वेस्टिगेशन आए थे। थ्योरेटिकली हमें इसका इतना उसमें नहीं था, लेकिन हमें पढ़ करके हमें ये हुआ कि भाई इसकी रिपोर्ट देखने पर जैसे CT स्कैन है, MRI है, समझ गए ना, हार्ट के अंदर इको वगैरह आई है, तो इन सब के बारे में पता लगा। तो इससे आम पब्लिक को भी सहूलियत हो गई है, डॉक्टर को भी सहूलियत हो गई है। शुरू के अंदर हम जो निदान करते थे केवल अपने क्लिनिकल बेस पे करते थे, या ब्लड शुगर या यूरिन शुगर या पेशाब की रूटीन जांच हो गई उस पर करते थे। अब इतनी ईजी हो गया, आज की तारीख में मरीज है वो पहले ही जांच करा के आपके पास जाता है। उसको आपको कहने की जरूरत ही नहीं हो, पहले ही वो गांव से सोच के आता है कि ये जांचें। मैं बहुत कम लिखता था जांचें शुरू के अंदर। मैं तभी लिखता था कि जब बहुत ज़रूरत हो, अपने क्लिनिकल सेंस से पकड़ नहीं पावे तो जांच लिखता था।
आज की तारीख में हमारे लिखने की जरूरत ही नहीं है, पेशेंट सीधा ही वो जांच करा के आ जाएगा, साहब मैंने सीबीसी करा लिए, ब्लड की ये जांचें करा लिए, लीवर फंक्शन टेस्ट करा लिए, किडनी फंक्शन टेस्ट करा लिए, सोनोग्राफी करा लिए, अब आप रिपोर्ट देख के बताओ कि क्या करना है। बहुत अवेयर हो गए हैं बहुत आजकल। अवेयर हो गए हैं। लेकिन इसके अंदर एक ही दिक्कत ये आती है कि लोग वाग क्या है कि गूगल वगैरह इसके ऊपर देख के करते हैं, तो वो सारा सही नहीं है। राइट। वैसे यूँ गलत नहीं है देखना कि आपकी बेसिक नॉलेज से आपको पता लग जाता है, लेकिन इलाज के लिए आप डॉक्टर को क्लिनिकली सामने रूबरू होकर के बताएंगे ना, अपनी तकलीफें बताएंगे, जांचें बताएंगे, तभी सही इलाज बैठेगा आपका। कोविड के बाद में थोड़ा ये ऑनलाइन सर्फिंग ज़्यादा हो हाँ। गया है, और कोविड के बाद में सर हार्ट के केसेस बहुत ज़्यादा आने लगे हैं, तो हार्ट अटैक इतना कॉमन क्यों हो गया है? लाइफस्टाइल की वजह से। अपने आम लोगों का जो लाइफस्टाइल है वो सेडेंटरी टाइप की हो गई है। लोग मोबाइल के अंदर है, टीवी के अंदर लगे रहते हैं, घूमना फिरना बिल्कुल बंद कर दिया उन्होंने, खान पान पीना बिगड़ चुका है। हमारे टाइम के अंदर जो खान पान होता था पुराने के अंदर, हेल्दी खान पान होता था, हरी सब्जियां हैं, फल फ्रूट्स है, सब्जी रोटी वगैरह खाते थे, घूमते थे फिरते थे, दोस्त वगैरह आपस में मिलते भी थे, दूसरे डॉक्टर से भी। लेकिन अब धीरे धीरे सब यानी कि दोस्ती वगैरह सब खत्म हो गई है। फ़ोन पे हेलो हेलो इतना होता है, Right. मोबाइल के ऊपर होता है इतना ही है। हाँ। ऐसा घूमना फिरना भी लोगों ने बिल्कुल सेल्फ रेस्ट्रिक्टेड हो गए, सेडेंट्री लाइफ जीने लग गए। वर्चुअली कनेक्ट हो जाते हैं, हाँ। लेकिन ऐसे देखे तो सभी अपने अपने घर जो एक तरह से केजेस के अंदर ही रेस्ट्रिक्टेड हो हाँ, रखे restrict हैं। हो गए। उसकी वजह से क्या है कि बीमारियाँ इसीलिए बढ़ रही है क्योंकि आपका खान पान बिगड़ चुका है, आपकी लाइफ स्टाइल बिगड़ चुकी है। लोगों के अंदर क्या है कि स्मोकिंग, गुटखा, जर्दा ये बहुत खाने लग गए हैं। छोटे छोटे से बच्चे आते हैं जो गुटखा जर्दा, लड़कियां आती है, छोटी छोटी लड़कियां जो 12-12, 15 कितने साल से खा रही है। हम तो छोटे होते ही बाप ने सिखा दिया था, हमें तो सहेली ने सिखा दिया, स्कूल के अंदर सीख लिया। घर के ये- एनवायरनमेंट का हाँ, इसमें घर बहुत के ज़्यादा। एनवायरनमेंट से, तो उससे क्या है कि बीमारियों का जो है ना टेंडेंसी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो क्या हम ये समझ लें कि यही रोजमर्रा की लापरवाहियां हैं जो हमें बीमारियों की तरफ खींचती चली जा रही है? बिल्कुल सही कहा आपने। ये रोज़मर्रा की अपनी जो ज़िंदगी है, उसी की जो ज़िंदगी जीने का तरीका है, उसकी वजह से बीमारियां बढ़ती जा रही है। पहले के टाइम के अंदर इन्फेक्टिव डिजीज़ होती थी, आज की तारीख के अंदर होती है नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ हो गई है, ये ज़्यादा बढ़ गई है। जिस समय मैंने सर्विस ज्वाइन की थी उस समय टीबी के केस बहुत आते थे। हमारे टाइम में एंटीबायोटिक्स बहुत कम थे, लिमिटेड एंटीबायोटिक्स थे, टीबी की लिमिटेड दवाएं थी, दूसरी भी शुगर वगैरह की, डायबिटीज़ की बहुत लिमिटेड दवाई थी। आज की तारीख में आप देखो इतना रिसर्च हो गया है कि कितनी तरह के एंटीबायोटिक आ गए हैं, लेकिन एक दिक्कत जितने नए एंटीबायोटिक हैं उनका रफ यूज़ बहुत होने लगा है गाँव के अंदर। राइट। गांव में जो प्राइवेट प्रैक्टिशनर्स बैठे हैं, जो कि अनपढ़ हैं, जो कि गांव से इधर से आ गए, दूसरी जगह से आकर के गांव में प्रैक्टिस कर रहे हैं, लोगों को पता नहीं है। लोग साहब हमने उन डॉक्टर साहब को दिखा, उन्होंने ये दवाई दी, तो मिस यूज बहुत होने लगे एंटीबायोटिक्स का। उसकी वजह से रेजिस्टेंस डेवलप हो गया है। बीमारी के कीटाणु उन दवाओं से ख़त्म नहीं होते। आप अगर पूरी डोज दोगे तो कीटाणु ख़त्म होगा, लेकिन आप डोज भी कम दोगे, कम दिनों के लिए दोगे, तो वो कीटाणु ख़त्म नहीं होते हैं, बल्कि वो उसको दवाई को ही ख़त्म कर देता है। ये तो अपन ने कंडीशन को और वर्सन अप कर दिया। बिल्कुल वर्सन अप होती जा रही है, इसीलिए नए नए एंटीबायोटिक आते जा रहे हैं आजकल। इस ड्यूरेशन में सर आप बीमार व्यक्तियों को क्या सलाह देना चाहेंगे? जैसे ही समझो लेट से किसी को थायराइड की प्रॉब्लम हो जाती है या फिर डायबिटीज़ हो जाता है, तो जो पेशेंट है वो जो नॉर्मल लाइफ जी रहा था उससे भी उसका जो माइंडसेट है वो थोड़ा पीछे चला जाता है कि अरे मैं तो बीमार हो गया, और उसी दिन से उसका जो प्रोग्नोसिस है बीमारी की तरफ वो पुअर होने लग जाता है। तो उसमें आपकी क्या सलाह रहेगी? ऐसा है कि बीमारी एक्चुअल के अंदर एक तरह से शाप ही है। क्यों, कोई भी आदमी बीमार होता है ना तो उसके मन में टेंशन होता है, लेकिन उससे घबराना नहीं चाहिए, उसको उससे मुकाबला करना चाहिए। राइट। अगर आपको कोई भी बीमारी हो गई है तो आपको ये देखना चाहिए कि उस बीमारी से मैं किस तरह से ठीक होकर के बाहर निकल सकता हूँ। क्रिकेट के अंदर आपने युवराज सिंह का नाम सुना होगा। युवराज सिंह को लंग का कैंसर हुआ था, और उस कैंसर के लिए उसने पूरी कोशिश की। वो अमेरिका गया, वहाँ पे इलाज कराया, आया, और उसके बाद में वर्ल्ड कप खेला और वर्ल्ड कप के अंदर जीता, और आज की तारीख में युवराज सिंह है। हौसला बुलंद, तो हौसला बुलंद होना चाहिए। बीमारी से लड़ने का हौसला बुलंद बहुत ज़रूरी है। अगर कैंसर है या किसी भी तरह की आपके डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, हार्ट की तकलीफ़ है, अगर आप उस बीमारी का सही तरीके से निदान करा के सही उपचार कराओगे और लगातार डॉक्टर के संपर्क में बने रहोगे। कई लोग क्या करते हैं कि आज दिखा के गए और साल भर 2 साल बाद में आते हैं, साहब उस समय दवाई लिखी थी ये ले रहा हूँ। तो उनको लगातार टच में रहना चाहिए कि मेरे को ये दवाएं कब कम करनी है, कब बंद करनी है, कब बढ़ानी है। वो सारा डॉक्टर ही आपको सही सलाह दे सकता है कि आपकी शुगर कितनी कंट्रोल है। कंट्रोल, कई मेरे मरीज हैं शुगर के जिनके की दवाएं बंद कर दी है और उनके रिवर्स हो गई है शुगर। कारण केवल यही था कि उन लोगों ने मेरी कही हुई सलाह पे या डॉक्टर की कही हुई सलाह पे उन्होंने पूरी कोशिश करी
उसी हिसाब से वो खान पान रखा, घूमना फिरना, योगा, एक्सरसाइज सारे करते रहे। दवाएं उनकी धीरे धीरे करके कम होती गई और धीरे धीरे बंद हो गई। और शुगर आज की तारीख में ऐसे मेरे कम से कम 4-5 मरीज जिनकी बिल्कुल रिवर्ट हो गई शुगर। ये तो एक बहुत ही फैक्टियस डेटा है, क्योंकि हमारे व्यूअर्स को हम आज ये बता सकते हैं कॉन्फिडेंटली, क्योंकि हमारे पास एविडेंस बेस्ड रिसर्च है बिल्कुल कि जो डायबिटीज़ है वो एक इरिवर्सिबल प्रोसेस नहीं है। हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। इट कैन बी इजीली रिवर्स्ड। बिल्कुल सही कहा। हम आपसे किडनी स्टोन्स के बारे में कुछ जानना चाहेंगे सर। नागौर जिले के अंदर किडनी स्टोन बहुत होते हैं और बहुत पेशेंट आते हैं जिनके की पेट दर्द हुआ उसको लेके बैठे रहते हैं। अच्छा। लगातार अगर किडनी स्टोन अंदर गुर्दे में पड़ा रहता है तो धीरे धीरे गुर्दे डैमेज होते जाते हैं और बीपी हो जाता है और बीपी होकर के वो रीनल फेलियर में भी जा सकता है। तो जब आपको पता लगता है, अगर आपको तकलीफ नहीं दे रहा है और छोटी साइज़ का है, तो भी आपको उसके लिए दवाई लेके इलाज कराना चाहिए। जब भी आपकी पथरी चाहे अपना आप निकलती है या किसी डॉक्टर के द्वारा निकाली जाती है, उस पथरी की पूरी जांच करानी चाहिए। केमिकल और बायोकेमिकल एग्जामिनेशन करा के ये पता लगाना चाहिए कि वो पथरी आपके शरीर में क्यों बनी। आपको कारण जानना चाहिए कि भाई आखिर में क्या कारण था कि मेरे शरीर में पथरी बनी, और वो जिस चीज़ की भी पथरी बनी हुई है उस चीज़ का अगर आप खाने के अंदर सेवन कम कर देंगे वो पथरी बनना कम हो जाएगी। और जैसे ऑक्जेलेट की बनती है, फॉस्फेट्स की बनती है, कैल्शियम की बनती है, यूरेट्स की बनती है, कुछ दालों से बनती है, सब्जियों में अलग अलग बीज की सब्जियां उनसे बनती है। तो अगर आप वो चीज़ काम में नहीं लेंगे तो धीरे धीरे आपकी पथरी बननी बंद ही हो जाएगी। यूजुअली तो यही होता है, किडनी स्टोन हुआ है तो मेडिसिन ले ली और अगर यूरिन अल्कलाइजर से बाहर आ गया तो ठीक है, फिर पेशेंट जो है वो तो वरी फ्री हो जाता है एकदम। फिर 6 महीना साल भर बाद फिर से वो कहेगा किडनी स्टोन हो गया है। तो ये कंप्लेन की जो रेगुलरिटी है वो थोड़ा सा डॉक्टर को भी चैलेंजिंग लगता होगा। हाँ, नहीं वो मरीज को हम सलाह देते हैं लेकिन मरीज कई बार क्या ध्यान नहीं देते। वो कहते हैं पथरी पड़ी सब पड़ी है, कोई दिक्कत नहीं है, हमें तकलीफ नहीं दे रही है। ऐसे ऐसे रोज हमारे पास में 2-4 मरीज रोज आते हैं जिनके कई टाइम से पथरी बनी हुई पड़ी है, उनको तकलीफ नहीं दे रही है, इसलिए उसकी ओर ध्यान नहीं देते हैं। आदमी तब ध्यान देता है जब उसको तकलीफ होती है। तकलीफ होती है। हाँ, बीपी है लोगों के कई सालों से है लेकिन उनको तकलीफ नहीं, जब सर दर्द हुआ या लकवा हो गया, हार्ट अटैक हो गया, तब पता लगता है कि साहब बीपी था। आइडेंटिफाई वो उसको तभी वो आइडेंटिफाई तभी होता है। वो एक्चुअल के अंदर तो ये होना चाहिए कि आज की तारीख के अंदर जितने भी पढ़े लिखे लोग हैं या अनपढ़ लोग हैं उनके अपने शरीर की स्वास्थ्य की जांच साल में, 2 साल में, 3 साल में करवा लेनी चाहिए। और जो बीमार आदमी है जिनको शुगर है उनको भी लगातार शुगर की जांच कराते रहना चाहिए, गुर्दे की जांच कराते रहना चाहिए, हार्ट की जांच करानी चाहिए, क्योंकि इसके अंदर कई जितनी भी नर्व की होती है ना, रेटिनोपैथी हो सकती है इसके अंदर और न्यूरोपैथी हो जाती है, पैरों के अंदर पेरिफेरल वेस्कुलर डिजीज हो जाती है, इसके अंदर पैर काटने पड़ते हैं शुगरी बीमारी में। अगर आपके पैरों में खून का दौरा नहीं है तो डायबिटिक फुट हो जाता है। रेगुलरली मॉनिटरिंग इसीलिए नेसेसरी है। रेगुलर मॉनिटरिंग बहुत ज़रूरी है हर बीमारी के अंदर। डायबिटीज़ तो ऐसा है कि जिसके अंदर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है लेकिन लोग समझते नहीं है और उसके अंदर जांच ही नहीं कराते हैं। कई लोग ऐसे होते हैं ना, शुगर तो हमारा कंट्रोल्ड है, हाँ, मीठा खा लिया, हाँ, फिर थोड़ी देर में अगर एक्सरसाइजेस का आप उन्हें गाइड भी करो तो वो एक्सरसाइजेस फॉलो भी इतना नहीं रखें, और फिर वो खुद तक नहीं, सामने भी अगर किसी कम्युनिटी में जा रहे हैं, कोई सामने उनको ऐसा पेशेंट मिल गया जो शुगर पेशेंट है, वो उसको भी ऐसे रिलैक्स कर देंगे, अरे तू क्या टेंशन लेता है, मेरा भी नॉर्मल है, टेंशन लेने जैसा नहीं है। तो वो नहीं, एक्चुअल के अंदर तो क्या होता है कि जैसे किसी को शुगर है, मामूली शुगर है, तो वो क्या करते हैं कि दवाई तो ले ही रहे हैं, वो साथ में मिठाई खाते रहे, दूसरे को भी ये मोटिवेट करते हैं, अरे कुछ ही नहीं होता, मैं तो रोज मिठाई खा रहा हूँ, तू भी खा। हाँ। तो उनको ये पता नहीं कि अगर आप खा रहे हो और आपकी कंट्रोल तो जरूर नहीं कि उसकी कंट्रोल, वो अगर ज्यादा खाएगा तो उसकी कंट्रोल नहीं होगी, उसके कॉम्प्लिकेशन के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाएंगे। तो डाइट रेस्ट्रिक्शन तो शुगर के अंदर, ब्लड प्रेशर में, हार्ट डिजीज में बहुत जरूरी है। सर, हम आपसे आपकी जीवन शैली के बारे में जानना चाहेंगे कि आपका स्केड्यूल क्या रहता है, आप क्या फॉलोअप रखते हैं? मेरी निश्चित जीवन शैली है, सुबह उठ के रोज़ घूमना जाता हूँ, हल्की एक्सरसाइज कर लेता हूँ, खान पान के अंदर लगभग कंट्रोल ही है मेरे, ऐसा गुटखा, जर्दा, अल्कोहल कभी भी आज तक लिया नहीं। परिवार के अंदर कोई किसी की आदत नहीं थी, कभी ड्रिंक्स भी नहीं करे कभी, और खान पान के अंदर भी बहुत ही कम मसाले की सब्जियां खाते हैं घर के अंदर। अच्छा। हाँ, स्पाइसेस का थोड़ा बहुत स्पाइसेस रोल रहेगा। नॉर्मल है, ये नहीं कि बिल्कुल छोड़ रखी है, लेकिन नॉर्मल खाते हैं। मिठाई वगैरह भी ये नहीं कि कोई हमने मिठाई बिल्कुल नहीं खाते हों, मिठाई भी खाते हैं, नमकीन भी खाते हैं, वंस से वाइल वाली बात हो जाती है। तो यही सीक्रेट है, 75 एंड स्टिल सो यंग। ये सब शुभकामनाएं हमारे साथ में सारे मरीजों की और जान पहचान वालों की।
सर आप अपने प्रोफेशन को कितना एंजॉय करते हैं? मैंने अपने प्रोफेशन को फुली एंजॉय किया है। अच्छा। जब से मैं यहाँ आया हूँ नागौर में, या पहले भी था, जहाँ पे भी मैंने नापासर रहा था। 2 मेन जगह है जहाँ पे मैंने सर्विस की, नापासर में, नागौर के अंदर। और जब भी मैं ड्यूटी पे जाता था, सुबह से लेकर रात तक मैं कंप्लीट बिजी रहता था। जितने मरीज आते थे उनको सबको देख के उठता था। कभी ऐसा नहीं है कि ओपीडी के अंदर मैं कह दूँगा भाई टाइम हो गया, अभी चल जाओ और कल आना या घर आ जाना। मैंने कभी भी किसी मरीज़ को ऐसा नहीं कहा कि तुम अभी चल जाओ। अच्छा। उनकी जांचें देख करके फिर ही मैं ओपीडी से उठता था, भले ही कितनी टाइम लगे। और कभी भी मेरे कॉल आती थी वार्ड से, तो मैंने कभी इसको इग्नोर नहीं किया, क्योंकि जो कॉल ड्यूटी डॉक्टर ने भेजी है वो मजबूरी के अंदर ही है कि उसको पता है कि भी इसको ज़रूरत है तभी। तो कभी भी डे ड्यूटी, नाइट ड्यूटी की कॉल आती थी, मैंने कभी भी इग्नोर नहीं किया और फुली देखता था मैं। और मरीज़ भी है वो सारे के सारे, नागौर की पब्लिक को मैंने अपनी तरफ से पूरी संतुष्ट रखने की कोशिश की थी मैंने। कहीं भी ऐसा नहीं लगे लोगों को कि मैं उनको टाल रहा हूँ। मरीज आते थे उनको पूरी तसल्ली से देखता था। ओपीडी के अंदर भी ऐसा नहीं था कि वो 1 मिनट के अंदर रखा और फटाफट बगैर देखे सबका बीपी चेक करना। रेगुलर सारे मरीजों का बीपी चेक करना है, रूटीन जांचें करानी है, जहाँ जरूरत हो उनकी जांचें भी कराता था। और मरीज को अच्छी तरह तसल्ली से देखा है हमने। वाइटल्स तो अगर एक बार डॉक्टर खुद चेक कर ले तो पेशेंट का फेथ थोड़ा स्ट्रांगली बिल्डअप हो बिल्कुल जाता है। बिल्टअप हो जाता है। अभी भी मैं मरीज जितने भी देखता हूँ सारे मरीजों का बीपी चेक करता हूँ मैं। अच्छा। हाँ, एक भी ऐसा पेशेंट नहीं होता जो मेरे क्लिनिक में आया है दिखा के जा रहा है और पहली बार है तो उसका बीपी चेक करना है, पल्स वगैरह है, पल्स ऑक्सीजन वगैरह है, ऑक्सीजन लेवल ऑक्सीमीटर से वगैरह आप है, पूरा। वो सारे देख करके सारी जांच कराते हैं। रूटीन में ज़रूरत है तो हीमोग्लोबिन की और शुगर की जांच ही। मेरे क्लिनिक पे अभी भी महीने में करीब 5 या 6 बार फ्री शुगर कैंप लगता है। अच्छा। कई कंपनीज हैं उन्होंने ये मेरे को सुविधा दे रखी है, तो उनके यहाँ से 3 महीने की जो शुगर की जांच होती है HbA1c, ये भी मेरे क्लिनिक पे महीने में 2 बार होती है और वो भी पूरी फ्री है। ये तो एक किसी भी बहुत ही मरीज से कोई पैसा नहीं लेते उस जांच का। और शुगर की भी भूखे पेट की जांच है, खाने के 2 घंटे बाद की जांच है, सारी जांचें फ्री होती है। और जब भी मरीज आते हैं कराए, तो मेरे यहाँ पे शुगर के पूरे इंडिया लेवल के ऊपर एक हुआ था। एक दिन पूरे इंडिया के अंदर 1 लाख लोगों का शुगर चेक करना था, उसमें मेरे यहाँ पे कैंप लगाया था मैंने। बहुत उस समय अप्रिशिएबल ये है। मैं effort है RSCGI का डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर भी हूँ। अपना। ओके। और जितनी भी हमारी मेडिकल से संबंधित यानी कि फिजिशियन से संबंधित संस्थाएं हैं, उन सब से मैं जुड़ा हुआ हूँ मैं। सर आप अपने प्रोफेशन में इतने बिजी रहते हैं, इतनी हेक्टिक लाइफ है आपकी, ओपीडीज देखना, फिर बाद में क्लिनिकल एक्सपोजर, पूरा कंटिन्यूअस मॉर्निंग से इवनिंग तक आप ओपीडी में बिजी रहते हैं, तो फिर ऐसे में आपके पार्टनर का सपोर्ट आपके लिए कितना इम्पोर्टेंट रहता है? बहुत ज़रूरी है। अच्छा। जब तक लाइफ पार्टनर का सपोर्ट नहीं हो तो आप कुछ कर ही नहीं पाओगे। इसमें तो ऐसा हो जाता होगा ना कि आपको तो मेंटली एक्टिव रहना ही है, साथ ही साथ उनको भी मेंटली प्रिपेयर रहना। उसको पहले जब भी मेरी कॉल आती थी, बाहर जाना होता था, कुछ भी होता था, तो ये हमेशा पूरा सामान तैयार करना, कुछ भी करना हो, जाना है तो ड्यूटी लगती थी। शुरू के कुछ टाइम तक मैंने अप डाउन भी किया था। अच्छा। मेरी पोस्टिंग नापासर जब हुई थी, शुरू में मैं अप डाउन करता था, तो ये सुबह उठ के 4 बजे उठा करके मेरे को खाना बना के देती थी। 4 बजे ट्रेन होती थी, 3:30-4 बजे डेली उठा के ये कि नहीं खाना आप यहीं से घर के लेके जाओगे। टिफिन Right. लेके जाते थे, वहाँ जाते। तो एक बार क्या हुआ, गांव के अंदर लोगों ने शिकायत करी कि साहब डॉक्टर साहब यहाँ पे रहते नहीं हैं। तो अच्छा। हेल्थ मिनिस्टर को शिकायत करी कि डॉक्टर साहब रहते नहीं हैं, क्या कि आपके अस्पताल आते नहीं है। कि नहीं साहब अस्पताल तो आते हैं, कि टाइम से आते हैं। सर टाइम से 2 घंटे पहले ही आ जाते हैं। उसका कारण है कि ट्रेन पहले ही आ जाती है। और ट्रेन आती है तभी आके अस्पताल बैठ जाते हैं बिल्कुल। और फिर दिन भर यहीं बैठे रहते हैं। शाम को भी जब ट्रेन जाती है तब जाते हैं, तब तक यहीं देखते हैं। वो हमें शिकायत नहीं, लेकिन ये रहते नहीं है। तो उन्होंने कहा आपके यहाँ पे क्वार्टर है, आपने मकान दिए, आपने क्या सुविधा दे रखी है डॉक्टर को कि डॉक्टर के यहाँ रहे। राइट। तो उस समय उन्होंने कहा हेल्थ मिनिस्टर ने कि मैं जयपुर में हूँ, मेरे वहीं के डॉक्टर नहीं रह पाते अपने हेडक्वार्टर पे, तो यहाँ इतनी दूर हम इनको क्या कह सकते हैं। आप सुविधा दोगे ये वहाँ रहेंगे, आप सुविधा नहीं दोगे तो ये कहीं ना कहीं तो रहेंगी। फिर वहाँ पे उसके बाद के अंदर वहाँ पे क्वार्टर बने, क्वार्टर के बाद के अंदर हमने वहाँ रहना शुरू कर दिया था। तो विद फैमिली, मिसेज उस समय LLB कर रही थी, तो हम साथ ही रहते थे। ये जाती थी बीकानेर, क्लासेज अटेंड करती थी, मैं वहाँ रहता था उस समय। आज के हमारे इस पॉडकास्ट में हमें आपसे बहुत ही इन्फॉर्मेटिव चीज़ें पता चली है जो हमारे लिए और हमारे व्यूअर्स के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने वाली है। अब हम लास्ट में आपसे एक ही क्वेश्चन पूछना चाहेंगे सर, आपकी कोई प्रो टिप हो सभी व्यूअर्स के लिए या सभी पेशेंट्स के लिए या नॉर्मल ह्यूमन बीइंग के लिए जो आप सबसे शेयर करना चाहते हो? ये जितने भी लोग हैं सबको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। अब वो स्वास्थ्य का ध्यान कई तरीके से रखा जा सकता है। अपनी फैमिली के हिसाब से भी आपको ध्यान रखना चाहिए। फैमिली में जितने मेंबर हैं, आप स्वस्थ हो, परिवार के सभी लोग स्वस्थ हैं, आपके जान पहचान वाले जितने भी हैं, और वो आपस के अंदर एक दूसरे से संपर्क में रहें। राइट। यानी कि क्या कहना चाहिए, सेडेंट्री लाइफ नहीं जीनी चाहिए आपको।
एक घर में 5 जन है तो होता ये कि पांचों अलग अलग मोबाइल लेके बैठे रहते हैं। तो ये नहीं होना चाहिए कि आप आपस के अंदर जिस समय आप एक साथ बैठे हैं घर में तो सब आपस में एक दूसरे से बात करके मिलजुल के रहें। किसी को भी कोई तकलीफ है तो उसके बारे में उसका निदान करावें, डॉक्टर को दिखावें। और पब्लिक को भी मैं ये कहूँगा कि आप जो भी जानते हैं तो जिस जगह पे इलाज होता है उस जगह उसको मरीज़ को भेजें, ताकि सही इलाज हो उसका। अगर नागौर में है तो नागौर में, बाहर है तो जो भी जिस जगह रहता है वहाँ पे सुविधा है तो ठीक है, नहीं है तो बाहर भी जाना पड़ता है। ज़रूरी नहीं कि आपको सारी सुविधाएं यहाँ हो। कई ऐसी जांचें होती है जो छोटी जगह पे नहीं होती, बड़ी जगह पे होती है। तो आप पता लगा करके उस बीमारी को लेकर के छुपा करके नहीं रखें। अगर आपको कोई तकलीफ है तो आप अपने परिवार के अंदर, कई बार क्या होता है कि आदमी रात को सोया और गैस बन गई, वो उसको गैस करके करते रहते हैं और अगले दिन पता लगता है सीवियर हार्ट अटैक आया था। कारण उन्होंने अपने घर वालों को बताया ही नहीं कि भाई मेरे क्या हुआ। राइट। अगर वो उसी समय बताए थे तो घर वाला कोई नहीं कोई तो होता, उनको अस्पताल ले जाता, जांच कराता, पता लगता। तो कई बार बीमारी में निदान में इतना लेट हो जाते हैं कि फिर इलाज मुश्किल हो जाता है। सही है। जैसे ही अगर आपको तकलीफ हुई है आपको अपने परिवार में बता देना चाहिए कि मेरी ये तकलीफ हो रही है। वो जाकर के जिस भी जहाँ पे भी सुना नज़दीक में डॉक्टर है, अस्पताल है, जहाँ पे भी है, सरकारी में, प्राइवेट में, वहाँ जाके दिखा देते हैं तो उसका निदान हो जाता है। छुपा के नहीं रखनी चाहिए कोई भी आपको तकलीफ हो तो। Thank you for coming to our podcast. थैंक यू।